Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 14th June 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about Gender Gap Report 2024. This topic is very useful. ये essay writing से लेकर के GS पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी या जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी हर जगह काम आ सकता है। सबसे पहले समझते हैं क्या है ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट है जो एनुअली पब्लिश करती है इंटरनेशनल फोरम जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जनवरी महीने में मैंने बताया था आपको कि स्विट्जरलैंड के डावोस सिटी में साल में एक बार दुनिया भर के अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स मिलते हैं एट द प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और फिर जो भी प्रेसिंग चैलेंजेस पूरी दुनिया मीट कर रही है उनके ऊपर डिस्कशन होता है, जैसे टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, और उसके लिए फिर वे फॉरवर्ड सजेस्ट करने की कोशिश की जाती है। तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का काम। स्विट्जरलैंड के सिटी डावोस बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है। जनवरी महीने में इसकी हर साल मीटिंग होती है। इस बार भी मुझे लगता है 17 जनवरी को मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया था। तो एनीवन हु वांट्स टू सी मोर अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कैन लॉग इन एंड सी 17 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कई सारे रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। जैसा नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि इस रिपोर्ट के अंदर पूरे दुनिया भर में अलग अलग देशों के अंदर मेन और वीमेन के स्टेटस में कितना गैप है उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो इस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में एक इंडेक्स पब्लिश होता है जिसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। और उस इंडेक्स में फिर अलग अलग देशों को स्कोर दिया जाता है 0 से 1 के बीच में, और उसी के स्कोर के बेसिस पे फिर रैंक भी दी जाती है दुनिया भर के देशों को। तो हाइयर द रैंक मतलब उस देश के अंदर जेंडर गैप कम है। जैसे जैसे रैंक नीचे जाती जाएगी इसका मतलब उस देश के अंदर मेन और वीमेन के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा है। पहली बार ये जेंडर गैप रिपोर्ट साल 2006 में पब्लिश हुआ था, तब से एनुअली ये पब्लिश होता रहा है। तो इस बार का 2024 का भी जेंडर गैप रिपोर्ट पब्लिश हो गया है, जिस कारण से ये आर्टिकल आया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर दुनिया भर के 146 कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है, उनको स्कोर दिया जाता है जिस स्कोर का नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स स्कोर, और उस स्कोर के बेसिस पे उनको रैंकिंग भी दी जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 4 पैरामीटर्स या 4 डायमेंशंस के बेसिस पे ही वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जेंडर गैप एस्टिमेट करने की कोशिश की जाती है। ये 4 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप रट पाए तो मेंस में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि मेन के लिए जो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसकी तुलना में वीमेन के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, या वीमेन कितना उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पा रही है। ये एक पैरामीटर होता है जेंडर गैप को समझने के लिए। दूसरा है एजुकेशनल अटेनमेंट, यानी कि मेन की तुलना में वीमेन के पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एजुकेशन रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की। हेल्थ एंड सर्वाइवल मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ वीमेन के लिए कितनी है विथ रिस्पेक्ट टू मेन। एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मतलब पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ वीमेन के लिए कितनी ज़्यादा अवेलेबल है एज कम्पेयर टू मेन। जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग देशों को स्कोर दिया जाता है 0 से 1 के बीच में। अगर मान लीजिए स्कोर आ जाता है 1 या फिर 100%, 100% या 1 एक ही बात है, तो इसका मतलब है कि उस देश में एब्सोल्यूट इक्वालिटी है मेन और विमेन के बीच में। और अगर कहीं स्कोर किसी देश का आता है 0 मेन और विमेन के स्टेटस के बीच में, तो इसका मतलब है कि वहां पे पूरी तरीके से इनइक्वालिटी है मेन और विमेन के बीच में। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी देश ना 0 पे होगा ना एब्सोल्यूट 1 पे होगा। जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के हिसाब से वो है आइसलैंड, और उसका स्कोर है 93.5%। इसका मतलब कि आइसलैंड के अंदर मेन के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या मेन का जो भी स्टेटस है इन 4 डायमेंशन में, उसकी तुलना में विमेन का स्टेटस थोड़ा सा ही कम है, 93.5% तक है। मतलब गैप है 6.5% का। तो एक बात तो तय है कि दुनिया के बेस्ट परफॉर्मिंग देशों में भी
विमेन का स्टेटस मेन की तुलना में कम है, और थोड़ा ही कम है आइसलैंड के अंदर 6.5%। नीचे जाते जाएंगे आपको पता चलेगा बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज आर आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन। इस तरीके से दुनिया भर के अलग अलग देशों को रैंकिंग दी गई है उनके स्कोर के बेसिस पे। स्कोर 0 से 1 के बीच में या 0% से लेकर के 100% के बीच में दिया जाता है, जिसको कहा जाता है जेंडर गैप इंडेक्स स्कोर। अब अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का रैंक इन जनरल खराब ही रहा है। सक्सेसिव रिपोर्ट्स में पिछले साल भी खराब था, इस साल भी खराब है। 146 कंट्रीज में से भारत को रैंक मिला है 129। उससे भी ज़्यादा एक कंसर्निंग बात है, वो ये है कि हमारे जो बाकी साउथ एशियन नेबर्स हैं, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, हमारा परफॉर्मेंस या हमारी रैंकिंग उनसे भी ज़्यादा खराब है। साउथ एशिया में बांग्लादेश इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। हम लोग मालदीव और पाकिस्तान जैसे देशों से जेंडर गैप के कॉन्टेक्स्ट में बेहतर परफॉर्मिंग है, वो भी स्लाइटली बेहतर, बट बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की तुलना में हमारा परफॉर्मेंस खराब है। और पिछले साल की तुलना में इस साल इंडिया का स्कोर थोड़ा कम ही हुआ है, बढ़ने के बजाय। अब अगर कैटेगरी वाइज परफॉर्मेंस देखा जाए इंडिया का, ये डेटा अगर रट पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में और हेल्थ एंड सर्वाइवल में, दोनों में ही इंडिया का रैंक 142 है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। एजुकेशनल अटेनमेंट में 112 है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इंडिया थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज कंपेयर टू द रेस्ट 3 पैरामीटर्स। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हमारा रैंक है 65 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए एक जो पॉजिटिव स्टेप लिया गया वो था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंतर्गत लोकल बॉडीज में विमेन के लिए 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गई। और अब आपको पता है कि पिछले साल विमेन रिजर्वेशन बिल भी पास हो गया और उसके अंतर्गत 33% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं फॉर विमेन इन पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वो बात अलग है कि ये इम्प्लीमेंट होगा 2026 के बाद से, जो नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट होंगे उसके बाद इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन इन सब कारणों से आप कह सकते हैं कि चूंकि विमेन को रिजर्वेशन है एट local bodies as well as now in parliament as well as state legislative assembly, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इंडिया का परफॉर्मेंस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में स्लाइटली बेटर है एज कंपेयर टू द अदर 3 पैरामीटर्स। यूपीएससी ने एक ऐसे टॉपिक दिया था, ऐसा कुछ, ग्रेटर पॉलिटिकल पावर अलोन विल नॉट इम्प्रूव वीमेन्स प्लाइट। तो आपको इस टॉपिक को देख करके समझ आ जाना चाहिए कि इसमें जो कोर वर्ड है वो है अलोन। आपको बिल्ड करना होगा अब अराउंड दिस वर्ड अलोन, कि सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से या पॉलिटिकल पावर देने से विमेन का प्रोग्रेस नहीं होने वाला, विमेन एम्पावरमेंट नहीं होने वाला और इनकी प्लाइटफुल कंडीशन इंप्रूव नहीं होने वाली, यानी कि खराब कंडीशन इंप्रूव नहीं होने वाली। ये ऐसे टॉपिक था, तो आपको वहां पे फिर डील करना होगा कि एम्पावरमेंट के कई सारे डायमेंशन हैं, पावर के कई सारे डायमेंशन हैं, उसमें से पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ही जस्ट वन। उसके अलावा जैसे जेंडर गैप रिपोर्ट की बात की जाए, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ, इकोनॉमिक आर अदर डायमेंशंस ऑल्सो। और सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से काम नहीं चलने वाला है। तो ये जो टॉपिक आया था एस्से के अंदर, वहाँ पे भी आप जेंडर गैप रिपोर्ट को मेंशन करके इस आर्गुमेंट को फर्दर बिल्ड कर सकते थे कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट अलोन इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव प्लाइटफुल कंडीशन ऑफ वुमेन, वी नीड टू फोकस ऑन अदर डायमेंशंस एज वेल। उसके अलावा पॉलिटिकल जो डिवोल्यूशन हो रहा है पावर का, उससे विमेन का रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ रहा है, 33% सीटें रिजर्व कर दी तो रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या सच में एम्पावरमेंट हो रहा है वो भी देखना होगा। क्योंकि द फिनोमेना लाइक सरपंच पति, जहाँ पे विमेन नाम की बस पंचायत हेड बन जाती हैं, लेकिन सारे फॉर्मल डिसीजंस ऑन द बिहाफ ऑफ द वुमन हेड ऑफ द विलेज उनके हस्बैंड्स लेते हैं। और इस फिनोमेना को नाम दिया गया है सरपंच पति या पंचायत पति। अभी हाल फिलहाल में एक सीरीज, वेब सीरीज काफ़ी पॉपुलर हो रही है पंचायत करके, उसमें भी तो यही फिनोमेना दिखाया गया है।
वो जो पंचायत हेड हैं मंजू देवी, उनसे ज़्यादा तो लोग प्रधान जी की बात सुनते हैं। उन्हीं को सब लोग इनफैक्ट प्रधान जी कह भी रहे हैं, जबकि उनका कोई ऑफिशियल पोजीशन बनता है नहीं। तो ये जो फिनोमिना है सरपंच पति का, ये अगेन इस बात को स्टैब्लिश करता है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट अगर हमने दे भी दिया फॉर्मल तरीके से, तब भी जब तक पैट्रियार्कल सिस्टम को हम एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट के फॉर्म में ऊपर नहीं आने वाला, ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाला। इस पे यूपीएससी ने साल 2019 में ये प्रश्न भी पूछा था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द पैट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस। तो आपको वही बात कहनी थी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमने कर तो दिया, 33% सीटें रिजर्व तो कर दी विमेन के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, बट ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है, इसने रिप्रेजेंटेशन तो दे दिया है, बट वाकई तौर पे पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ाया है। क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स? प्रैक्टिस ऑफ सरपंच पति, पैट्रियार्कल कल्चर, विमेन को बोलना अलाउड ही नहीं है या खराब माना जाता है कई सारे लोगों के सामने बिकॉज ऑफ घूंघट सिस्टम, पर्दा सिस्टम। तो अब वो अगर विमेन हेड बन भी गई विलेज की, तो वो काम कैसे करेगी? बिकॉज ऑफ द पैट्रियार्कल सिस्टम। एब्सेंस ऑफ विमेन फ्रॉम पंचायत मीटिंग, क्योंकि सी इज नॉट अवेयर या लिटरेट नहीं है, लीडरशिप स्किल्स कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसिंग है, क्योंकि उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं इन सिचुएशंस के साथ डील करने की। एंड प्लस बर्डन ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मैंने एक और डेटा दिया आपको। पिछले साल यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था इंडियन इकोनॉमी में मोनेटाइज्ड इकोनॉमी एंड केयर इकोनॉमी के बीच का अंतर और उससे क्या सोशल प्रॉब्लम्स निकल करके आ रही हैं। ये सवाल मैं करवा चुका हूं आप लोगों के लिए। तो वहां मैंने आपको बताया कि केयर इकोनॉमी मतलब हाउस होल्ड एक्टिविटीज मेनली, जहाँ पे बूढ़े लोगों का या बच्चों का या घर के कामकाज, उनका ध्यान देना, विच इज अनपेड एक्टिविटी। केयर इकोनॉमी इज डिसप्रोपोर्शनेटली शोल्डर्ड बाय विमेन। 8 गुना ज्यादा विमेन का पार्टिसिपेशन इन केयर इकोनॉमी एज कंपेयर टू मेन। तो मुद्दा यह है कि वो जो 8 गुना ज़्यादा पार्टिसिपेशन है विमेन का केयर इकोनॉमी में, वो इस बात को साफ साफ इस्टेब्लिश करता है कि विमेन की हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, घर के कामकाज। अब घर के कामकाज के साथ साथ वो गांव पंचायत भी संभाले, ये थोड़ा कठिन हो जाता है उसके लिए। और ये सब कारण है कि रिप्रेजेंटेशन के बाद भी उसका पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ पा रहा है। क्या स्टेप्स लिए गए हैं? तो कुछ स्टेट्स ने तो क्या किया है, 33% रिजर्वेशन को बढ़ा करके 50% कर दिया गया है, जैसे बिहार जगह वगैरह जैसे स्टेट्स में। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। तो लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में डेप्यूटी कमिश्नर जो होते हैं उन डिस्ट्रिक्ट के, वो विमेन सरपंच को महीने में एक बार अपने ऑफिस में बुला करके उनकी ट्रेनिंग कराते हैं कि कैसे वो पंचायत लेवल पे अपने सारे फंक्शंस को प्रॉपरली डिस्चार्ज कर पाए। एक और नियम बनाया गया कि पंचायत की सारी मीटिंग्स पंचायत हाउस में ही होनी चाहिए, घरों में नहीं। क्योंकि अगर घरों में मीटिंग्स होंगी, विलेज हेड के घर में मीटिंग होगी, तो फिर वहाँ पे जो सरपंच पति होगा वो सारे फैसले लेगा, बोलेगा कि तुम जाकर के चाय बना करके लाओ, मैं फैसले लेता हूँ। तो सारी मीटिंग जो होंगी पंचायत हाउस में ही होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, हाल फिलहाल में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक कैंपेन चलाया है, सी इज अ चेंज मेकर कैंपेन। इसमें विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स चाहे ग्राम पंचायत लेवल पे हो या किसी भी लेवल पे हो, म्युनिसिपल वार्ड लेवल पे हो, उनके अंदर लीडरशिप स्किल को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आप देखोगे लगभग हर साल ही या एक आधा साल गैप करके ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होते हैं उस पर भी एक आधा प्रश्न पूछते हैं वो पॉलिटी में। जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पे प्रश्न पूछा उन्होंने, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट पे प्रश्न पूछा उन्होंने। तो इनको भी थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना कि इनका क्या काम है, कैसे वो फंक्शन करते हैं। और कुछ नहीं तो 3 बेसिक क्रिटिसिज्म तो याद रखना। द प्रॉब्लम ऑफ फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज। फंड की कमी रहती है, क्या फंक्शन है उनका प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, और उनके पास प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स या फंक्शनरीज नहीं है, ये याद रखना। अगर कुछ भी प्रश्न आ जाए बॉडीज के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए अगर सीधा सीधा पॉइंट याद है तब तो ठीक है, नहीं तो क्राइसिस मैनेजमेंट में तो फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज तो याद ही रखना, इनका प्रॉब्लम। उसके अलावा इस साल
ये सवाल तो यूपीएससी 2019 में आया था। इस साल जो आने वाला मेंस है उसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम, विमेन रिजर्वेशन लॉ से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या है, कैसे है। कुछ नहीं तो ऐसे राइटिंग में या फिर पॉलिटी जीएस पेपर 2 में सीधा सीधा ना आए तब भी इनडायरेक्टली तो आप इसके प्रोविजंस मेंशन कर ही सकते हैं। तो ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, इसको पास कर दिया इंडियन पार्लियामेंट के अंदर लास्ट ईयर हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने। इसकी मदद से 33% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं लोकसभा में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके अलावा सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर विमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ऑल्सो। सब रिजर्वेशन की भी बात है एससी एंड एसटी वुमेन के लिए। 15 साल के लिए रिजर्वेशन रहेगा, उसके बाद फिर स्टडी करके उसको एक्सटेंड किया जाएगा। इन्फोर्समेंट इंश्योर होगा इसका आफ्टर द नेक्स्ट डिलिमिटेशन, दैट मीन्स 2026 के बाद से। याद रखिएगा, इस साल के लिए मुझे लगता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम महत्वपूर्ण है। Next topic is about G7 meeting. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international groupings point of view. G7 मीटिंग जैसा नाम से आपको समझ आ रहा है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ओरिजिनली इट वाज G8, 8 देश थे, उसमें रसिया भी एक मेंबर था और इसको 1975 में बनाया गया था एज इंटरनेशनल इनफॉर्मल फोरम। आई एम सो सॉरी। इनफॉर्मल मतलब देखिए, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल। फॉर्मल जो इंस्टीट्यूशंस होंगे उनका अपना एक चार्टर होगा जिसमें वेल डिफाइंड फंक्शंस जुरिडिक्शंस लिखे होंगे। इसका एग्जांपल हो गया यूनाइटेड नेशंस, उसका अपना एक चार्टर है यूएन चार्टर करके, जहाँ पे उसके पावर फंक्शंस लिखे गए हैं। इसलिए यूएन बिकम्स अ फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जबकि कई सारे इनफॉर्मल फोरम्स हैं, उसका एक एग्जांपल है G7, जिनका ना ही अपना कोई वेल डिफाइंड चार्टर है, ना ही कोई हेडक्वार्टर है, बस एक है इंस्टीट्यूशन जहाँ पे इंपॉर्टेंट कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट्स मिलते हैं साल में एक बार। इस तरीके का इंस्टीट्यूशन है, बट फॉर्मल नहीं है। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के लिए दो चीजें होती हैं इन जनरल, उनका अपना चार्टर होता है और उनका अपना एक हेडक्वार्टर होता है। तो G7 इज एन इनफॉर्मल फोरम। पहले ये G8 था, बाद में रसिया को इससे बाहर निकाल दिया गया तो इट गॉट रिड्यूस टू G7। और दुनिया के 7 महत्वपूर्ण देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स G7 के अंतर्गत मिलते हैं हर साल और कुछ जरूरी मुद्दों पर चर्चा करते हैं और इंपॉर्टेंट फैसले लेते हैं। वो 7 देश कौन है वो हम लोग अगले पेज पे देखेंगे, और उसके पहले ये देख लेते हैं कि रसिया को क्यों G8 से बाहर किया गया, जिसके बाद G8 गॉट रिड्यूस टू G7। तो 2022 में रसिया ने यूक्रेन पे अटैक डिक्लेयर किया या इन्वेजन शुरू किया, लेकिन उसके पहले भी रसिया और यूक्रेन के बीच में एक मेजर घटना हो चुकी है साल 2014 में, इन 2014। यूक्रेन के पास एक इस तरीके का पेनिनसुला था इन ब्लैक सी, यहाँ पे ये पेनिनसुला का नाम था क्रीमिया। रसिया ने इस पेनिनसुला को फोर्सफुली यूक्रेन से अक्वायर कर लिया। अभी रसिया का आर्गुमेंट ये है कि हमने क्यों अक्वायर किया क्रीमिया को। उसके पीछे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने आर्गुमेंट दिया कि क्रीमिया में रहने वाले ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी एथनिसिटी रसियन है, यानी कि रसियन भाषा बोलने वाले लोग हैं, इस कारण से हमने उनको अपने साथ मिलाया है। जबकि जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो उनका ऐसा मानना है, या इंटरनेशनल रिलेशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि क्रीमिया को अक्वायर करने के पीछे या एनेक्स करने के पीछे रसिया का 2 मकसद था। एक तो क्रीमिया के ऊपर एक स्ट्रैटेजिक पोर्ट है सेवास्तोपोल पोर्ट, जिसको रसिया चाहता था कि अपने पास रखे, क्योंकि ये सेवास्तोपोल पोर्ट विल कीप ऑन ऑपरेटिंग थ्रू आउट द ईयर। जबकि रसिया के जो नदर्न साइड के पोर्ट्स हैं वो सर्दी के दिनों में फ्रीज हो जाते हैं। दूसरा, दिस रीजन इज रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो 80% of the Ukrainian oil and natural gas belong to the Crimea and the region around. Perhaps ये भी कारण था कि रसिया ने क्रीमिया को फोर्सफुली एनेक्स कर लिया इन 2014। पर जो भी है, रसिया ने जब इन अग्रेशन दिखाया यूक्रेन के ऊपर बाय एनेक्सिंग क्रीमिया फोर्सफुली इन 2014, तो फिर उसके जवाब में G8 के जो बाकी 7 देशों ने मिल करके फैसला किया कि रसिया को हम लोग G8 से बाहर निकाल देते हैं और रसिया की मेंबरशिप को
डिसमिस कर दी गई, नॉट परमानेंटली बट टेम्पोररीली, एंड G8 गॉट रिड्यूस टू G7। तो G7 में है जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान। रसिया के साथ मिलकर के ये ग्रुप पहले हुआ करता था G8। G8 के अलावा 12 देश और हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ये सब मिलकर के बनाते हैं G20। अब वापस से करंट न्यूज पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, G7 देश साल में एक बार मिलते हैं, इनफॉर्मल मीटिंग होती है। तो G7 की इस साल की 2024 की इनफॉर्मल समिट हो रही है इन इटली। 13 से लेकर के 15 जून तक ये मीटिंग चलेगी। Because Italy has assumed G7's presidency this year, so that is why Italy is hosting G7 मीटिंग ऑफ 2024। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस G7 मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे एज एन इनवाइटेड कंट्री ऑफ एन इनवाइटेड मेंबर ऑफ एन आउटरीच कंट्री। तो जो कोर कंट्रीज हैं G7 की, उसके अलावा कुछ देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स को भी इनवाइट किया जाता है उनसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। उन देशों को कहा जाता है आउटरीच कंट्रीज, और उन आउटरीच कंट्रीज में से भारत भी एक है, जिस कारण से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G7 के इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे एज अ हेड ऑफ द स्टेट ऑफ आउटरीच कंट्री। जो महत्वपूर्ण फैसला लिया है G7 देशों ने, वो लिया है विथ रिस्पेक्ट टू यूक्रेन। यूक्रेन को $50 बिलियन का लोन देंगे G7 कंट्रीज, क्योंकि यूक्रेन इज कॉन्टिन्यूअसली फेसिंग ऑनस्लॉट फ्रॉम रशियन साइड फॉर लास्ट 2 ईयर्स। लगातार 2 सालों से तो यूक्रेन वॉर झेल रहा है रसिया से। तो यूक्रेन को $50 बिलियन का लोन दिया जाएगा बाय G7 कंट्रीज, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर पाए। वो जो लोन का पैसा है वो G7 कंट्रीज ने कहाँ से अरेंज किया, वो भी इंटरेस्टिंग है। जब रसिया ने यूक्रेन पे लड़ाई छेड़ दी, अटैक कर दिया 2022 में, तो रशियन लोगों के जो भी बैंक अकाउंट्स थे इन G7 कंट्रीज में, वो फ्रीज कर दिए गए। उनको पैसा निकालने नहीं दिया जा रहा था, और उन बैंक अकाउंट्स में जो पैसे पड़े हैं उसके इंटरेस्ट से ये $50 बिलियन का लोन दिया गया है यूक्रेन को। G7 countries, as I said, have agreed to provide $50 billion loan to Ukraine using interest from Russian sovereign frozen assets after Russia invaded Ukraine in 2022। G7 के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about mercy petition. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view। तो करंट न्यूज देखते हैं। हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने मर्सी पेटिशन रिजेक्ट कर दिया है मोहम्मद आरिफ का। यह है मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ ने साल 2000 में, यानी कि अभी से 24 साल पहले, एक टेरर अटैक किया था लाल किले पे इन न्यू दिल्ली, जिसमें 3 लोगों की जान गई थी, इंक्लूडिंग 2 आर्मी जवान्स। तो तब से इसको अरेस्ट कर लिया गया। तब से इसके ऊपर अलग अलग टेररिज्म के केसेस चल रहे थे। फिर इसको टेररिज्म लॉ के अंतर्गत यूएपीए में फांसी की सजा सुनाई गई। अभी फांसी की सजा के अगेंस्ट इसने मर्सी पिटीशन फाइल किया हमारे प्रेसिडेंट के पास। अभी प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर होता है टू पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट या रेमिशन करने का फॉर एनी पनिशमेंट। यानी कि कोई भी अगर सजा हुई है आपको, तो आप प्रेसिडेंट के पास मर्सी प्ली डाल सकते हैं। प्रेसिडेंट पार्डन भी कर सकते हैं, पूरी तरीके से आपको उस सजा से फ्री भी करा सकते हैं, या फिर सजा का नेचर बदल सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, या फिर सजा का जो टाइम पीरियड है, क्वांटम है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। वहीं डेथ सेंटेंस के केस में भी वो ऐसा कर सकते हैं कि सजा का जो नेचर है वो बदल सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। यानी कि फांसी की सजा हुई है, उसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा कुछ कर सकते हैं। आपने अगर मर्सी पिटीशन डाला प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया, तो आपकी सजा कम की जा सकती है। आपकी फांसी की सजा घटा करके उम्र कैद या ऐसे किसी दूसरी सजा में कन्वर्ट की जा सकती है, जिसको कहा गया है मर्सी पिटीशन। और प्रेसिडेंट के पास जिस तरीके से मर्सी पिटीशन के ऊपर एक्ट करने का पावर है, सजा को कम करने का पावर है, या उसके नेचर को बदलने का पावर है अंडर आर्टिकल 72, वैसा ही पावर कुछ गवर्नर के पास है इन रेस्पेक्टिव स्टेट एज पर आर्टिकल 161। बट ध्यान रहे, मुख्य अंतर जो प्रेसिडेंट के मर्सी पावर में और गवर्नर के मर्सी पावर में है, वो ये है कि गवर्नर डेथ सेंटेंसेस के केसेस में
मर्सी पावर का एप्लीकेशन नहीं कर सकते। डेथ सेंटेंसेस के केसेस में वो मर्सी प्ली पे एक्ट नहीं कर सकते गवर्नर। बस ये एक मुख्य अंतर है गवर्नर के और प्रेसिडेंट के मर्सी पावर के बीच में। अब सुप्रीम कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट केस है मारूराम केस ऑफ 1981। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आर्टिकल 72 में जो प्रेसिडेंट के पास पावर है टू टेक एक्शन ऑन मर्सी प्ली, वो पावर प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन से इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो किसको मर्सी दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, अल्टीमेटली ये फैसला करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उस पे फाइनल जो आप कह सकते हैं ऑर्डर निकलेगा, दैट विल बी इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट विल बी एक्टिंग ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट एक बार रिटर्न कर सकते हैं सजेशन को। आपको पता है कि कैबिनेट के एक फैसले को एक बार प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन दूसरी बार अगर वही फैसला आया कैबिनेट की तरफ से तो फिर प्रेसिडेंट को वो मानना होता है। सो इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम प्रेसिडेंट इज डी ज्योर हेड, मतलब नॉमिनल हेड। द रियल पावर और रियल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर। ओवरऑल द कैबिनेट of ministers along with the prime minister enjoys the real head, and that is why prime minister is known as de facto head. तो इसी कारण से प्रेसिडेंट तो बस आदेश सुनाएंगे मर्सी प्ली पे, बट फैसला कैबिनेट का होगा विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मर्सी पिटीशन के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट असम बेस्ड हैंडलूम्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले एक और बेसिक बात समझ लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं, पवित्रा मार्गरीटा जी के बारे में। ये जो मौजूदा अभी नई सरकार बनी है जिसको हम लोग मोदी 3.0 कह रहे हैं, उसमें इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पद मिला है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स। असम से ये राज्यसभा के मेंबर हैं और अब इनको मिनिस्ट्री में भी शामिल कर लिया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी शामिल कर लिया गया है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा। उन्हीं का इंटरव्यू छपा है आज के असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में। उस इंटरव्यू में चूंकि उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पद मिला है फॉर टेक्सटाइल्स, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं कि आसाम की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वो प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली हैंडलूम्स को, क्योंकि हैंडलूम में आसाम काफ़ी डोमिनेंट स्टेट है। पूरे देश भर में अगर 35 लाख हैंडलूम्स हैं तो उसमें से 1/3 यानी कि 1.3 मिलियंस या 12 से 13 लाख हैंडलूम्स तो अकेले आसाम में है। मुगा सिल्क सिर्फ और सिर्फ आसाम में मिलता है। तो ये सब एडवांटेजेस हैं टेक्सटाइल सेक्टर के, हैंडलूम सेक्टर के, जिसको वो फिर प्रमोट करना चाहेंगे इन कमिंग ईयर्स। ओवरऑल अगर हैंडलूम सेक्टर की बात की जाए, ओवरऑल सिर्फ आसाम बेस्ड नहीं, तो क्या फायदे हैं, सिग्निफिकेंस है। इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है क्योंकि हैंडलूम से खादी के कपड़े बनते हैं जो हमारे देश के ट्रेडिशन या कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। लाइवलीहुड जनरेशन का जरिया है क्योंकि इससे काफ़ी सारा जॉब क्रिएशन होता है। इनफैक्ट टेक्सटाइल सेक्टर इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर। विमेन एम्पावरमेंट का भी जरिया है क्योंकि हैंडलूम में ज़्यादातर विमेन इंगेज्ड होती हैं, तो उनके लिए भी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो जाता है। और सॉफ्ट पावर भी हमारा बढ़ाता है। जो हैंडलूम के जो प्रोडक्ट होते हैं, खादी या हैंडलूम मेड साड़ियाँ जो हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट्स में काफ़ी पॉपुलर हैं, फेमस हैं, जिससे भारत का सॉफ्ट पावर, भारत के कल्चर को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। अब आसाम बेस्ड हैंडलूम सेक्टर की अगर बात की जाए तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया इस आर्टिकल में भी, इस इंटरव्यू में भी, एज पर 4th हैंडलूम सेंसस रिपोर्ट कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, असम के अंदर 12.83 लाख वीवर्स हैं, मतलब लगभग 13 लाख, 1.3 मिलियन वीवर्स हैं। मोस्ट ऑफ देम आर वीमेन जो हाथों से कढ़ाई बुनाई करके फिर हैंडलूम बेस्ड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आजकल ये हैंडलूम सेक्टर काफ़ी ज़्यादा चैलेंज फेस कर रहा है। उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है प्रॉब्लम ऑफ मिडिल मैन। ये लोग गांव में जाते हैं और विमेन जो हैंडलूम मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे काफ़ी सस्ते दामों पे उनका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और शहरों में जाकर के महंगा बेचते हैं, और मेजर जो बेनिफिट है वो ये मिडिल मैन ले जाते हैं। इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम चीप पावर लूम प्रोडक्ट्स। अभी पावर लूम तो चूँकि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और काफ़ी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करता है तो वो काफ़ी चीप होता है,
उस कारण से हैंडलूम जो है वो स्ट्रगल कर रहा है कि हैंडलूम की क्वालिटी अलग ही है पावरलूम के तुलना में, बट क्या करें, पावरलूम सस्ता है। इस कारण से पावरलूम के प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी डैमेज कर रहे हैं, मार्केट कैप्चर कर रहे हैं हैंडलूम प्रोडक्ट्स के लिए। और तीसरा, हैंडलूम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कानून लाया गया था, डाइल्यूशन ऑफ द हैंडलूम रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्स एक्ट ऑफ 1985, जिसके अंतर्गत 22 तरह के आइटम्स को रिजर्व कर दिया गया था फॉर हैंडलूम सेक्टर, कि ये प्रोडक्ट तो सिर्फ और सिर्फ हैंडलूम के थ्रू ही बनेंगे। धीरे धीरे इसको रिड्यूस किया गया, 22 से घटा करके आज के डेट में ओनली 11 प्रोडक्ट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैंडलूम सेक्टर, एंड दैट ऑल्सो इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन इफेक्टिव या स्ट्रिंजेंट मैनर। ये सब कारण है हैंडलूम सेक्टर के स्ट्रगल करने के पीछे। तो अब असम सरकार ने हैंडलूम सेक्टर को रिवाइव करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? जो सबसे मेजर इनिशिएटिव है वो है स्वनिर्भर नारी इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत जो भी पब्लिक प्रोग्राम होगा, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक प्रोग्राम में आप देखते हैं असम के अंदर गमोसा से स्वागत सत्कार किया जाता है, इनॉग्रेशन किया जाता है। तो अब जितने भी पब्लिक प्रोग्राम्स होंगे उनमें विमेन हैंडलूम मैन्युफैक्चरर से ही डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करेगी असम की सरकार थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज, जिससे विमेन हैंडलूम मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रोडक्ट डिमांड भी बढ़े और सीधा सीधा इनकम उनके हाथ में भी जाए। So it is expected कि about 5 lakh female weavers will be benefiting from स्वनिर्भर नारी इनिशिएटिव। सो विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के अगर प्रश्न आ जाए कि असम सरकार ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो उसमें आप स्वनिर्भर नारी इनिशिएटिव जरूर लिखना। जीआई टैग दिया गया है गमोसा को। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जो हमारा गुवाहाटी स्टेशन है, जो सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, वहाँ का जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है वो है गमोसा, ताकि गमोसा पूरे इंडिया भर में पॉपुलर किया जा सके। गवर्नमेंट हैज़ अर्ज्ड पीपल टू बाई हैंडलूम गमोसा। तो हमारे सीएम साहब पर्सनली रिक्वेस्ट करते हैं लोगों को कई सारे जगहों पे कि आप हैंडलूम बेस्ड गमोसा ही खरीदिए। और अब स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट इज बीइंग डन, हैंडलूम रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्स एक्ट ऑफ 1985। और सुआल कुची सिल्क, इसको पूरे इंडिया भर में पॉपुलैरिटी मिले, उसका डिमांड बढ़े, इसके लिए एक स्पेशल ऑफिशियल ट्रेडमार्क दिया गया है सुआल कुची सिल्क को। तो ये सब इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हैंडलूम सेक्टर से संबंधित। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है हैंडलूम सेक्टर से संबंधित। आप जैसे कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ हैंडलूम सेक्टर इन असम विद स्पेशल फोकस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, ऑल्सो हाईलाइट द रोल ऑफ स्वनिर्भर नारी इनिशिएटिव इन दिस रिगार्ड। मैंने हिंट्स यहाँ दे रखा है। एक कोट जो गांधी जी ने दिया था विथ रिस्पेक्ट टू आसाम विमेन हैंडलूम वीवर्स, वो कोट रट लें आप, हो सकता है इस तरह के सवालों में कंक्लूड करने में हेल्पफुल रहे। गांधी जी वंस सेड असमीज वुमेन वीव ड्रीम्स ऑन देयर लूम्स। तो असम के अंदर जो हैंडलूम्स हैं, खासकर उसमें जो विमेन वीवर्स हैं, उनके सिग्निफिकेंस को रिफ्लेक्ट करते हुए गांधी जी ने ये कोट दिया था। ILO का कन्वेंशन 138 and 182 is associated with child labor and NDRF placed on public account. Thus, government does not require parliamentary approval. This statement is correct, but remaining two are wrong. इसमें मैन मेड डिजास्टर भी कवर हो सकता है और CAG ऑडिट करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट करते हैं, तो बाकी दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। That's all from our side for today. Thanks for watching.